बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंडिया की मणिपुर की स्टेट पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं वो सिचुएशन कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की है और उसमें उन्होंने थाईलैंड और म्यांमार के ऑफिशियल से भी बात की है। असल में इंडिया का एक बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है कि ये जो थाईलैंड और म्यांमार के रास्ते हैं ना, यहाँ से कोई रोड निकाला जाए और इंडिया को ज़मीनी रास्ते से कनेक्ट किया जाए आसियान के मुल्कों तक। इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, जो कि बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उनको रीनेम करके एक्ट ईस्ट बना दिया उन्होंने, तो उसका ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। लेकिन मसला ये हो रहा है कि एक तो मणिपुर के खुद के अंदर बहुत शदीद किस्म की सिविल वॉर, दूसरा म्यांमार के अंदर भी सिविल वॉर। तो दोनों चीज़ों ने इंडिया की जो प्लान है इंडिया के, उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हुआ है। और इंडिया चाहता तो है कि जल्द से जल्द इन प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू करके और आसियान तक लैंड कनेक्टिविटी हासिल कर ले, विच विल बी वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे, क्योंकि सिर्फ इंडिया नहीं, बांग्लादेश और भूटान और नेपाल को भी फिर इस रास्ते के ज़रिए आसियान तक कनेक्ट होने का मौका मिल सकता है। ट्रेड के हवाले से बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। डेक्कन हेराल्ड ने रिपोर्ट किया है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर मीट्स म्यांमार थाईलैंड काउंटर पार्ट्स, डिस्कसेस इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। India, Thailand and Myanmar are working on about 1,400 kilometer long highway that would link the country with Southeast Asia by land। बहुत बड़ी मार्केट है साउथ ईस्ट एशिया की। इंडिया की अभी तक वहाँ पर ठीक तरह से ये समझें कि प्रेजेंस नहीं है। पोटेंशियल बड़ा है इंडिया के अंदर, बहुत माल बना सकता है इंडिया वहाँ पर एक्सपोर्ट के हवाले से, लेकिन कनेक्टिविटी का बड़ा मसला है। अब म्यांमार के अंदर सिविल वॉर हो रही थी पहले से ही और अब तो मणिपुर के अंदर भी स्टार्ट हो गई। तो म्यांमार में इंडिया को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, सिर्फ म्यांमार को नहीं, बांग्लादेश को भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश के अंदर आपको याद होगा कि हाल ही में जापानीज़ आए थे और जापानीज़ ने अनाउंस की थी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। जापानीज़ ने कहा था कि हम यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी लगाएंगे, यहाँ पर रोड्स बनाएंगे और कनेक्टिविटी लगाएंगे टुवार्ड्स इंडियन नॉर्थ ईस्ट। और इंडियन नॉर्थ ईस्ट में भी फिर उनके प्रोजेक्ट्स बहुत सारे जापानीज़ के हैं। अब जापानीज़ इतना सारा खर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो रीजन है ना, यहाँ चाइना स्ट्रांग हो गया है, बे ऑफ बंगाल का और आसियान का रीजन। तो जापानीज़ की अपनी भी तो एक्सपोर्ट जो हो रही होती है अफ्रीका, मिडल ईस्ट और वहाँ यूरोप तक, वो इन्हीं रास्तों के जरिए हो रही होती है। बहुत बड़ी तादाद में उनका भी ट्रेड बे ऑफ बंगाल से क्रॉस कर रहा होता है। तो जापानीज़ चाहते हैं कि उनकी मजबूत प्रेजेंस उनकी भी इस हवाले से हो यहाँ पर, तो इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश को टारगेट किया हुआ है इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन के तौर पर कि यहाँ पर हम पैसा डालेंगे ताकि इनके और हमारे टाइज जो हैं वो कम से कम इतने स्ट्रांग हो कि ये चाइना के कहने पे या किसी और मुल्क के कहने पे हमारे खिलाफ एटलीस्ट कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही हो बे ऑफ बंगाल के अंदर, क्योंकि इनके शिप्स भी गुजरते हैं, इनका भी सारा कुछ यहाँ से चाइना के जैसा सीन है सेम। लेकिन वो भी थोड़ा सा इस वक्त कहते हैं ना वेट एंड सी के मूड में है, क्योंकि वहाँ पर मणिपुर डिस्टर्ब हो गया है। तो कैसे इंडियन नॉर्थ ईस्ट में इस माहौल में वो पैसे लगा सकते हैं, वो भी ज़रा वेट एंड सी कर रहे हैं कि थोड़ा सा हालात नॉर्मल हों तो फिर देखते हैं किस तरीके से कहाँ पर पैसे लगा सकते हैं। और जब तक इंडियन नॉर्थ ईस्ट शांत नहीं होगा तो बांग्लादेश के अंदर भी, वो कनेक्टेड है ना प्रोजेक्ट्स असल में बहुत सारे, तो वो बांग्लादेश के अंदर भी जापानीज़ अपने प्रोजेक्ट शुरू कर नहीं सकते। तो म्यांमार और इंडियन नॉर्थ ईस्ट का डिस्टर्ब्ड रहना कहीं ना कहीं पे बांग्लादेश को भी अफेक्ट कर रहा है। लेकिन मित्रों, मैं यहाँ पर आपको बड़ी खबर ये बता दूं कि कम से कम इंडियन नॉर्थ ईस्ट तो जब नॉर्मल होगा तब होगा। म्यांमार की सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो गई है। म्यांमार की जो सिचुएशन है सिविल वॉर की, वहाँ पर थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन ये आ गई है। कल आपको बताया था 136 मिलियन डॉलर्स अमेरिकन ने दिए हैं नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को, वो जो एंटी मिलिट्री जनता ग्रुप है जो कि फ़ौज से लड़ रहा है वहाँ पे, तो उनको 136 मिलियन डॉलर इन्होंने दिए। इनको नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को, आंग सान सू की वालों को अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं और मिलिट्री जनता को कहीं ना कहीं पे चाइना की सपोर्ट हासिल है।
अब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वालों की ये 136 मिलियन अप्रूव लास्ट ईयर हुए थे, लेकिन शायद उन्होंने इशू इस साल किए हुए हैं, तो उन्होंने मजीद फरमाइश कर दी है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वालों ने। उन्होंने कहा है कि भाईजान 136 मिलियन डॉलर जो है ये कम अमाउंट है, हमें कम से कम 520 मिलियन डॉलर दे दें। 520 मिलियन डॉलर से ज़्यादा 527 आई थिंक मांगे उन्होंने, ये नई फरमाइश उन्होंने कर दी अमेरिका, तो अमेरिका देगा इनको। और ये नॉन लीथल एड कहा जा रहा है, लेकिन नॉन लीथल का मतलब ये नहीं होता कि आप हथियार नहीं खरीद सकते। दिस इज़ द पॉइंट। इससे वो हथियार खरीदेंगे, वो रेडार्स खरीदेंगे और इस तरह की चीज़ें जो कि सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही होती हैं जंग के अंदर, वो तो ज़रूर खरीदेंगे ये इसी पैसों से। बाकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और ये जो डिस्प्लेस्ड हुए लोग वहाँ पर भी ये पैसे खर्च होंगे, लेकिन इन्होंने 527 मिलियन डॉलर मांग लिए अमेरिका से। म्यांमार की जो एंटी मिलिट्री जनता सरकार वहां पर बन गई है, दो सरकारें हैं ना, एक तो मिलिट्री जनता की सरकार है, दूसरा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की सरकार है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट किया है कि म्यांमार रेजिस्टेंस आस्क्स यूएस फॉर ओवर 500 मिलियन डॉलर्स इन नॉन लीथल एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। और इसमें कहते हैं कि सम ऑफ दोज ग्रुप्स आर नाउ आस्किंग कांग्रेस टू अप्रोप्रिएट 525 मिलियन डॉलर्स फॉर म्यांमार फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, including $200 million for non-lethal aid. The total would be nearly 4 times the $136 million approved for Myanmar last year for general aid and development. तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिकन मजीद पैसा डालने जा रहे हैं म्यांमार की सिविल वॉर के अंदर। अब यहाँ पर अमेरिकन का और आप देखिए इंडियंस का अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। इंडियंस नहीं चाहते कि इस तरह से जंग बढ़ती रहे। आप देखें कि उन्होंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो बनी है ना, ये जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, इसमें शामिल पार्टियों को इंडिया सपोर्ट करता था पहले। मार्शल जब लगा है वहां पर, उससे पहले इंडिया की सपोर्ट आंग सान सूकी के लिए होती थी। ये वहां की शेख हसीना समझ लें, क्योंकि बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। इनके भी जो वालिद साहब थे आंग सान सूकी के, ये म्यांमार की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसके अंदर बड़ा इनका भरपूर रोल था इनके वालिद साहब का। फिर आंग सान सू की जो है वो इंडिया में भी रही हैं, उनकी तालीम भी काफ़ी, सुना है कि काफ़ी साल वो वहाँ पर भी रही हैं, तो इंडिया के साथ इनके पर्सनल रिलेशंस रहे हैं। उसके बावजूद इंडिया ने उनको डंप किया। ये इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया ने उनको डंप इसलिए किया, इंडिया समझ रहा था कि पावर पे ग्रिप जो मजबूत है वो इनकी है, मिलिट्री जनता की। शुरू में इनकी ग्रिप मजबूत थी, फौज है ना, जाहिर सी बात है, इनके पास तो कोई फौज नहीं थी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वालों के पास, ये तो बाद में ग्रुप्स बने ना, और वो भी अनट्रेंड है। अभी तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ट्रेनिंग इनको मिलेगी, वेपन्स आएंगे, तो लंबा इनको अरसा लगेगा, काफ़ी साल लगेंगे उस लेवल पर आने के लिए, मिलिट्री जनता के लेवल तक आने के लिए। तो इंडियन समझ रहे थे कि अगर मिलिट्री जनता को हम तंग करेंगे तो ये हमें तंग करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि म्यांमार के अंदर भी मौजूद हैं और इंडियन नॉर्थ ईस्ट में भी मौजूद हैं, कार्रवाई करते हैं इंडिया के अंदर, फिर भाग जाते हैं वहां पर, म्यांमार के अंदर घुस जाते हैं, वहां छुप जाते हैं। तो इंडिया समझ रहा था कि मिलिट्री जनता की सपोर्ट के बिना वो इन ग्रुप्स को फेस नहीं कर सकता, इसीलिए इंडिया ने, शायद मुझे लगता है ये टेम्पररी पॉलिसी है न्यू दिल्ली की। न्यू दिल्ली की लॉन्ग टर्म पॉलिसी वही रहेगी कि आंग सान सू की वालों को और इनको डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट करना है, लेकिन ये तब तक ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक उनके पास सिग्निफिकेंट पावर नहीं आ जाता। पावर नहीं है ना, अभी पावर है मिलिट्री जनता के पास, तो इंडिया को पावर चाहिए। तो आप देखें कि मिलिट्री जनता के साथ इंडिया है, लेकिन अमेरिका असिस्टेंस देता जा रहा है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वालों को जो कि मिलिट्री जनता से लड़ रही है। तो यूं लग रहा है कि म्यांमार के अंदर दोनों एक पेज पे नहीं है, इंडियंस और अमेरिकन। इंडियंस का स्टांस थोड़ा थोड़ा वहां पर आपको मैच करता हुआ नजर आता है चाइनीज के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि इंडिया वहाँ पर कोई मेजर प्लेयर नहीं है। उनके बहुत सारे हाल में प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि धपड़धूस हुए हैं। कालाधन प्रोजेक्ट उनका जो था वो धपड़धूस हो गया, फिर ये जो अडानी साहब के ज़रिए पोर्ट उन्होंने लिया हुआ था वो भी धपड़धूस हो गया। तो इंडिया की दाल, इसके बावजूद के उन्होंने मिलिट्री जनता का साथ दिया हुआ, दाल उनकी गल नहीं रही। अलबत्ता इस जंग का तवील होना, एज आई सेड इन द बिगनिंग, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर चलने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं होगी, ख़ासतौर पर वो प्रोजेक्ट्स जो कि कनेक्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के हवाले से और बांग्लादेश के हवाले से।